हेलो, आप सब लोगों को आज 27 नंबर सेट का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक चीज मेरे को बोलना था, आप में से जितने भी लोग बना रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो, मैंने 27 सेट आपका टेस्ट लिया इंग्लिश का। मैंने आपको दिया, आपने सॉल्व किया। मैंने हर क्वेश्चंस का जितने भी क्वेश्चन थे अपने एबिलिटी के अनुसार मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक मन में इच्छा थी कि आप जब परीक्षा में बैठो तो अगर मेरे एडवाइस पे आपने अगर अरेंजमेंट को, क्लोज टेस्ट को और कॉम्प्रिहेंशन को आपने ठीक से काम किया है तो आपको सुविधा महसूस हो परीक्षा देने के समय में, क्योंकि वही चीज सबसे अल्टीमेट होता है। हम क्या कैलकुलेशन करते हैं अपने से ये मायने नहीं रखता। जिस समय में आप परीक्षा दे रहे हो वहां पे आपको कितने आराम से आप क्वेश्चंस बना रहे हो और एक्यूरेसी के बारे में कितने आप सर्टेन हो। लेट्स सी, लेट्स होप कि ये जो हम लोग, मेरा एक एफर्ट था, आपने अगर जितने लोगों ने भी कोऑपरेट किया वो आपको आपकी परीक्षा के समय में दिखे। मैं आशा करता हूं और एक्सपेक्ट भी करता हूं कि अगर आपने प्रॉपरली अपने चीजों को देखा होगा तो आपकी आपकी मेहनत कहीं नहीं जा रही है, वो फल देगी। आप अपने आंसर्स को मैच करें प्लीज। अगेन यहाँ पे सी का आंसर, 21 का आंसर सी होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले, देख ले, रोक के, मैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन करता हूं। चलिए अब हम लोग सेट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। रेलेवेंस का स्पेलिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। RELE होता है और तब VANCE होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दो कि आपके पास बी नंबर, डी, सी और ए, मतलब ये बहुत क्लियर है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, तभी ये चारों ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप ए को टारगेट करो, द ओपन रोड स्टिल सॉफ्टली कॉल्स, एक खुला लंबा चौड़ा रास्ता आज भी हमको आकर्षित करता है, लाइक अ नियरली फॉरगॉटन सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड, जैसा बचपन का कोई ऐसा गाना जिसको हम भूल चुके हैं। आज भी रोड, वो एक सुनसान निर्जन खुला हुआ रास्ता हमको आकर्षित करता है। बी को देखो तो, इवन आफ्टर 400 generations in villages and cities, we have not forgotten। तो तुम्हारा ए और बी एक साथ आएगा, और अगर ए और बी एक साथ आना है तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप इसमें फर्स्ट सेंटेंस से अपना अप्रोच लोगे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस का अप्रोच दिक्कत करेगा। जब अगर आप पढ़ो और फर्स्ट सेंटेंस के बारे में कमिट नहीं कर पाओ तो किसी भी दो स्टेटमेंट्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करो। मैंने भी देखा फर्स्ट सेंटेंस में कंफ्यूजन था, मैंने उसी फॉरगॉटन को टारगेट करके मैंने ए बी को लिया और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, इनॉक्युअस, और अगर इनॉक्युअस का सिनोनिम देना है तो इनॉक्युअस मतलब होता है हार्मलेस, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो। दे इंसर्टेड अनदर पिक्चर टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट। इंसर्ट मतलब होता है किसी जगह पे कुछ डालना, लगाना। अब इंसर्ट का अगर उल्टा करना है तो रिमूव ही होगा ना। रिक्लाइन मतलब आराम से झुक के बैठ जाना, डिडक्ट किसी चीज में से माइनस करना या अनुमान लगाना, इंसर्ट डालना, रिमूव मतलब हटाना। 6 नंबर क्वेश्चन,
गिव द डेविल हिज ड्यू, ये फ्रेज है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है और उसने कुछ अच्छा काम किया है या उसमें कुछ गुण है तो उसके उस गुण की प्रशंसा करना व्यक्ति का नहीं, जो बुरा है उसको उसका बकाया हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दो, यहां गॉट और यूज पे ध्यान दो। अगर मैं लिखूं आई एम यूज्ड, तो यहां पे हम एम के जगह पे हम गेट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में नहीं इस्तेमाल करते। आपका अगर आई वॉज यूज्ड अगर रहता, मुझे आदत थी, आई वॉज हैबिचुएटेड, क्योंकि इसका मतलब हैबिचुएटेड है और ये एक एडजेक्टिव है, और इसी इज एम वॉज वेयर के जगह पे हम गेट भी लगा सकते हैं, बट हर जगह नहीं, यूज के पहले आप डाल सकते हो। उसके साथ टू लगता है, प्रीपोजिशन हैबिचुएटेड के साथ लगता है, और अगर इसके बाद वर्ब आता है तो वो भी फुल फॉर्म में जाएगा, तो टू ड्राइविंग हो जाएगा। अगर आपका जो टू भी वन वाला होता है, आई यूज्ड टू ड्राइव, उसमें इजेमार वॉजवेयर नहीं लगता, और ये यहां मॉडल है और ये यहां एडजेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके यूज्ड के पहले इजेमार वॉजवेयर या गेट गॉट कुछ लगा हुआ है तो आगे में टू के बाद भी फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, जेलसी, ईर्ष्या, और ये इसको हम लोग, इस फ्रेज का मतलब हम लोग जेलसी कहते हैं, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सलाद दे, जवानी का वो दिन, इनएक्सपीरियंस वाला जहां सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। स्मोकिंग गन, कोई किसी चीज का, किसी अपराध का एकदम पक्का सबूत। एंड सिमिसाइड, किसी भी चीज का एक बुरा पहलू जो बहुत खराब हो, उसका एस्पेक्ट जो बहुत बुरा एस्पेक्ट हो। एंटोनिम, प्रपोजल उसमें नहीं है, लुडिक्रस का मतलब पूछ रहा है, और लुडिक्रस मतलब होता है कोई ऐसा बेतुका चीज जिसपे हमको हंसी आ जाए, बेतुका, हंसने लायक, और उसका अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो रीजनेबल होगा। हम उसको एब्सर्ड और फार्सिकल, हम इसका सिनोनिम ले सकते हैं, एंटोनिम है इसीलिए रीजनेबल, तर्कपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। 13, एक यहां पे फ्रेज दिया हुआ है और वो होता है अल्टेरियर का यूज। अल्टेरियर को हम लोग मोटिव और इंटेंशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अल्टेरियर मोटिव या अल्टेरियर इंटेंशन का मतलब होता है गलत इरादा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है इन ऑफरिंग यू दिस एडवाइस, इस एडवाइस को ऑफर करने में मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। अल्टेरियर मोटिव या अल्टेरियर इंटेंशन। नेक्स्ट, आपका स्पेलिंग और मैग्निफिसेंट में आई नहीं होता, CENT होता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड डिस्कम्फिचर। दुनिया परेशानियों से भरी हुई है। नेक्स्ट में आप जरा ध्यान दो, दिस एटीट्यूड यहां कुछ नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प्स यहां नहीं है, नन कैन फाइंड हियर परफेक्ट हैप्पीनेस, किसी को यहां पे परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। जब दिया हुआ है दिस एटीट्यूड तो इसके पहले कोई एटीट्यूड चाहिए जो हमको हेल्प करेगा। अब आप ध्यान दो कि अगर आप इसमें, आप ध्यान दीजिए, दिस एटीट्यूड हेल्प्स अस, इट ऑल्सो हेल्प्स अस, तो क्यू और आर का तो एक साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और वो जो एटीट्यूड है वो S4 में है, S4 में लिखा हुआ है, देयरफॉर इट सीम्स टू बी वाइज, इसलिए बुद्धिमानी पूर्ण है कि हम अपने लॉट का मतलब कंडीशन होता है,
कि हम अपने कंडीशन को उनके साथ कंपेयर करें जो हमसे कम भाग्यशाली है। हम अपना कंडीशन उनके साथ कंपेयर करें। और एस के बाद अगर आपको डालना है तो और कोई नहीं आएगा, पी आएगा। किसी को परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं मिलता। अगर हैप्पीनेस किसी को मिल भी जाए तो उसके साथ सौरो जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आप जरा ध्यान दीजिए। 16 का क्वेश्चन, द चैप्टर दैट बियर्स हिज नेम, क्योंकि दो जगह पे ए, एक जगह पे सी और एक जगह पे डी दिया हुआ है। इट वॉज रिटन, डी होगा नहीं। सी अगर लेते हैं द फाइनल एडिटिंग, और ए लेते हैं द रिमेनिंग चैप्टर, बाकी बचे हुए चैप्टर, तो ए तुम्हारा जाना नहीं है, तो तुम्हारा सी पहला सेंटेंस होगा। और सी अगर पहला सेंटेंस है तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? यहां रिमेनिंग चैप्टर है, ए कैंसिल, इट वॉज रिटन कैंसिल हो गया, सी मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। मोशन ऑफ हेड हैंड इट इज एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हमको कोई बात एक्सप्रेस करनी है, हम हाथ हिला के, सर हिला के, अपने उस से हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसको जेस्चर कहा जाता है। ग्रीन, शर्म के मारे, शर्मिंदगी के मारे, मुस्कुराने आदि को दांत निकाल के उसको ग्रीन बोलते हैं। गेस्टेशन, वो पीरियड जिसके बाद कोई चीज सफल होती है। एंड ग्रीमेस, जब दर्द आदि के कारण हम अपना चेहरा सिकोड़ लेते हैं, दर्द होता है तो चेहरा जो सिकोड़ते हैं उसको ग्रीमेस कहा जाता है। आपके 18 नंबर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। आप ये ध्यान देना कि आपने कहीं एरर तो नहीं चुन लिया है, और चुना है तो उसके पीछे ग्रामर का कौन सा कारण था वो आप देखिए। क्योंकि यहां पे एज का मतलब, ध्यान दीजिए, बिकॉज है। एज का मतलब बिकॉज है। राइट टू का मतलब होता है किसी को लेटर लिखना। फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आफ्टर यू विल रिटर्न, जब टाइम बताने वाला कंजंक्शन लग गया तो उसके बाद विल सेल का यूज, मॉडल का यूज नहीं होता। नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर में आप जरा देखो, आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मैं क्यों चेंज किया? दोनों में, एक में बी है एक में ए है। योर ओन लाइफ और योर बैंड्स, बैंड्स मतलब तुम्हारी कम्युनिटी का लाइफ, और इवन योर स्पीसीज, और अंतिम एपोस्ट्रोफी लगाया मतलब लाइफ, माइट बी ओड टू अ रेस्टलेस फ्यू। वहां भी बेचैनियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। अब या तो हम, वहां परेशानियां हो सकती हैं, बी नंबर, और ए नंबर में लिखा हुआ है इट इज बियॉन्ड आवर पावर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अब सिंपल सी बात है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस कौन सा लेना है। मैंने ए लिया, अब ए लिया तो मेरे पास ए के बाद डी और सी। अब आपके पास लिखा हुआ है किसी को फ्यूचर नहीं कर सकते, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग समर्स, माइल्ड विंटर्स, लंबी गर्मी का दिन, क्योंकि ये इंडिया का नहीं लिखा हुआ है तो फॉरेन में समर की दिनें अच्छी मानी जाती थी। ठंड बहुत ज्यादा नहीं हो, उपज बहुत अच्छी हो, प्लेंटीफुल गेम, गेम का मतलब चिड़ियाएं भी होती हैं, मौज मस्ती भी होता है। नन ऑफ देम लास्ट फॉर एवर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं चलता। उसके बाद आप जरा देखो, कैटेस्ट्रोफिक इवेंट्स हैव अ वे ऑफ स्नीकिंग अप ऑन अस, ऑफ कैचिंग अस अनअवेयर्स। जो विनाशकारी घटनाएं हैं वो चुपके से हमारे पूरी जिंदगी को तबाह कर डालती हैं, और ऐसी घटनाओं में हमारी अपनी जिंदगी, कम्युनिटी की जिंदगी, इवन हमारे स्पीसीज की जिंदगी भी
ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सो तुम्हारा आंसर सी आएगा। ये क्वेश्चन टफ था। हाउ डिड यू, अगर आपका सही है और आपने सोच के बनाया था तो बहुत अच्छे से बना रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 22 नंबर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। आप डी को देखो, शी शुड लिसन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो चारों में दिया हुआ है, अब आपको कोई और देखना है। शी शुड लिसन क्लोजली, नॉट ओनली टू what he says but also to how he says. उसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। According to DiPaolo, changes in voice can be significant. ये कोई एक्सपर्ट होंगे, वॉइस में जो बदलाव होता है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। She has found that, अब ये she DiPaolo, ये she वाइफ, उसने पाया है कि लोगों का वॉइस ऑफन गेट्स हायर और शेकियर व्हेन दे लाई। जब वो झूठ बोलते हैं तो या तो उनकी आवाज हिलती है या फिर वो जोर से बोलते हैं। तो आप ध्यान दो कि वाइफ, उसके बाद शी, उसके बाद तुम्हारा ये शी, उसके बाद ये वाला। सो ए, डी, सी और बी, तुम्हारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पीपुल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं दैट टेक इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल ग्रोथ। और अगर इंटरेस्ट कोई काम कर रहा है, आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो उनके पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखेगा, उनके सोशल ग्रोथ का, फिजिकल ग्रोथ का ध्यान तो रख नहीं सकता है, और फाइनेंशियल ग्रोथ का अगर ध्यान रखेगा तो वो ध्यान रखने की चीज नहीं है, प्रोफेशनल। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी के फाइनेंशियल ग्रोथ का ध्यान नहीं रखता। आपका अगर प्रोफेशनल लेवल बढ़ेगा तो नेचुरली आपका फाइनेंस बढ़ेगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। सो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, आपके प्रोफेशन में, नॉलेज में ग्रोथ होता जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ। 24 नंबर क्वेश्चन का भी फिलर बहुत अच्छा था, क्योंकि रेफरिंग टू, विथ रिगार्ड टू, विथ रेफरेंस टू, इन कनेक्शन विथ, सब का मतलब सेम होता है, के संबंध में। बट दो तरह के संबंध होते हैं। जैसे अगर आप किसी को लेटर लिखते हो विथ रेफरेंस टू 2 days लीव, जिसको रिगार्डिंग बोलते हैं, उसमें किसी मुद्दे पर आप ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हो, और यहां पे आप ध्यान दो कि सेंटेंस में लिखा हुआ है चोरी हुई है, उस संबंध में बात करने के लिए कौन किया होगा, क्या किया होगा। तो हालांकि ये मीनिंग सेम है, बट इससे आपका मीनिंग क्लियर आ रहा है, इन कनेक्शन विथ, उस घटना के संबंध में। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर ए होगा। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, हम जब बोलने में, भाषण में, लिखने में, लिख के, बोल के भाषण देके हम जब बहुत बुरी तरह से किसी की आलोचना करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइट्राइब। ठीक है, अगर आप डायडेम बोलते हैं तो ये डायडेम होता है, राजा के क्राउन को कहा जाता है। ठीक है, डायक्रिटिसिज्म जो बोलते हैं हम लोग, इसको कभी कभी कुछ, ये एक्चुअली इंग्लिश के वोकैब से जुड़ा हुआ है। जब इंग्लिश किसी और भाषा से कोई शब्द लेता है तो वो उस भाषा से लिया हुआ है, उसके अपने स्पेलिंग आदि की चीजों को क्लियर सूक्ष्म चीजों को दिखाए, उसको हम डायक्रिटिसिज्म बोलते हैं। इसको आलोचना से कोई मतलब नहीं है, बोरोड है, ये कहीं और का है, नेटिव नहीं है, उसको मार्क करने वाली चीजों को डायक्रिटिसिज्म कहा जाता है। एंड डायस्पोरा बोलते हैं जब किसी भी नेशन के में, एक उस देश के निवासियों के बीच किसी अलग संस्कृति के लोगों का एक जो कम्युनिटी होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। अगर इंडिया के लोग कहीं अमेरिका में एक ही जगह पे अगर रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा। ये चारों अच्छा वर्ड था, आप ध्यान देना उसको। 27 नंबर क्वेश्चन,
आपका फर्स्ट सेंटेंस में नजर डालो तो सब में बी है, और बी लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सेवरल सीवियर चैलेंजेस इन अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग, रिटेनिंग देयर की स्टाफ। पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंज, चुनौतियां मिल रही हैं अपने की स्टाफ को मोटिवेट करने में और उनको अपने यहां कंटिन्यू कराने में, बरकरार रखने में। अब इसके बाद तो डी ही डालना पड़ेगा ना कि जो एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट हैं वहां पे हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन, खासकर वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रिटेन करना और मुश्किल हो गया है। उसके बाद आपके बाकी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे बी के बाद अगर डी आना है तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान देना, अगर आपके यहां पे नाउन लगा है और उसके पहले टाइम का, जैसे अगर हम लिखें 3 तो उसके बगल में हम यहां पे मेंबर लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है और वो बगल वाले नाउन को पुल कर देता है। बट अगर मैं यहां पे लिखूं 3 मेंबर और आगे में मैं कमिटी लिखूं, तो अब ये दोनों नाउन जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ग्रामर बोलती है कि बीच में हाइफन लगाया जाए। अब हाइफन हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता, बट एक रूल आपको ध्यान रखना है कि इसको तब कभी आप प्लुरल नहीं करोगे, कब, जब उसके बाद कोई नाउन आया हुआ है, उसको 3 का के चलते मेंबर अब प्लुरल नहीं जाएगा। जब यही दोनों वर्ड हो तो आप प्लुरल कर लेना, 3 के बगल में मेंबर्स रख लेना, लेकिन जब उसके बाद एक नाउन आ जाए तो नहीं कर सकते। और वही देखिए, डिग्री कोर्स 3 ईयर, और ईयर कभी प्लुरल नहीं जाएगा, और अगर ईयर प्लुरल नहीं जाना है तो तुम्हारा बी आंसर जाएगा। व्हेन ही डाइड, जिस वक्त वो मरे, खास पॉइंट पे, तो जब खास पॉइंट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, पॉट होल्स, ये जो रोड पे गड्ढे होते हैं, एंड डैश प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स, और जो स्पीड ब्रेकर रोड पे होते हैं। अब कैसा, एक्सीडेंटली, अचानक, कैजुअली मतलब अनमने तरीके से, रैंडमली बिना प्लानिंग के, या हैफेजार्डली अस्त व्यस्त तरीके से। अस्त व्यस्त तरीके से जो बनाए हुए स्पीड ब्रेकर्स हैं, हैफेजार्ड का मतलब बिना किसी व्यवस्था के, जहां मन करे वहां बना दिया गया। ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज ऑन सिटी स्ट्रीट्स हैव बिकम, हेल्थ के साथ डेंजर नहीं लगाते, हेल्थ के साथ एक ही वर्ड लगाते हैं, हेल्थ हजार्ड। रिस्क, डेंजर, थ्रेट, हजार्ड सबका मतलब सेम होता है, बट हेल्थ के साथ हजार्ड लगाते हैं। फॉर 2 व्हीलर राइडर्स, फ्रॉम कट्स एंड ब्रूजेस, wounds and a visit to the emergency room to serious and terrible back and neck related complications। देखो रोग के लिए यहां complications दिया हुआ है, सो यहां पे complication जाएगा, complexity नहीं जाएगा। potholes have become an dash, और जब an लगा है तो यही वाला वर्ड दे सकता है, क्योंकि बाकी सबके साथ तो ए लगता, और तुम्हारा ये इसका जवाब तो पैसेज में ही था, कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट, कौन सा उसके बारे में ट्रू नहीं है, सीजन के बारे में क्या ट्रू नहीं है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत क्लियरली आपके पैसेज में मेंशन किया हुआ है, हिज कमिटमेंट टू हिज पैशन वाज वेवरिंग। वेवरिंग मतलब डगमगा रहा था, अपने पैशन को, उसका जो दृढ़ इच्छा शक्ति था वो डगमगा रहा था। जबकि पैसेज में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, कमिटमेंट टू एंड पैशन फॉर हिज आर्ट वाज स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग, एकदम दृढ़ था। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट शुरुआत के दिनों के बाद उसके सही नहीं है,
और सही फॉल्स है। आप ध्यान दीजिए, शुरुआत में उसके पेंटिंग रिजेक्ट हुए, एकदम सही लिखा हुआ था। हिज फैमिली डिड नॉट फाइनेंस हिज एंडेवर, उन्होंने बहुत पैसा नहीं दिया उसको पेंटिंग के काम के लिए। उस शुरुआत में डीप कलर का इस्तेमाल करता था, लेकिन फैमिली कभी उसको फेलियर नहीं मानती थी, ध्यान दीजिएगा। हिज फैमिली कंसिडर्ड हिम पेक्यूलियर, फैमिली मानती थी कि ये अजीबोगरीब इंसान है, नॉर्मल नहीं है। एंड वॉज अनसपोर्टिव ऑफ हिज आर्ट, और उसके आर्ट को वो सपोर्ट नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मानते थे कि वो फेलियर है। ये क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से बनाया, क्योंकि बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं वहां पे। नेक्स्ट, व्हाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर द स्पेक्टेटर्स स्टन्ड एट द एग्जीबिशन, दो ही चीज था आपके पैसेज में। Visitors of the dealer's gallery were stunned as they saw for the first time the works of the unknown master. उन्होंने एक ऐसे आदमी के, एक मास्टर का वर्क देखा जो अननोन था। और ये क्यों स्टंट था? ये भी स्टंट था, क्यों? उसने कभी इतना ज्यादा प्रशंसा या उसके चीजों को एग्जीबिशन किया जाए, वो कभी उसको नहीं, उसको उसने देखा था। और यही दोनों क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, यही दोनों क्वेश्चन आपका यहां पे है। 37 में उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, एंड 36 में डी। नेक्स्ट, अर्बन सेटिंग का कौन सा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है? शहरी क्षेत्र का क्या कैरेक्टरिस्टिक है दिया हुआ है, टाइटल कौन सा होगा? अब शहरी क्षेत्र में आप जरा ध्यान दो, यहां पे एक स्टेटमेंट था जिससे दो क्वेश्चन बन रहे थे। ये स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन थे। ये रैम्पेंट एक वर्ड था और एक टाइटल पूछा। रैम्पेंट का मतलब होता है कोई चीज जो अनियंत्रित हो, एकदम चारों तरफ फैला हुआ हो और अनकंट्रोल्ड हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग। एनोनिमस का मतलब गुमनाम, हम नहीं जानते हमारे दो मकान के बाद कौन रहता है। इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल, और इसके चलते क्या होता है कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है किसी से, फ्रॉम कम्युनिटी रेस्ट्रेंट, समाज का जो कंट्रोल है ना, उससे वो मुक्त हो जाता है जब लोग जानते ही नहीं है। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में हर आदमी एक दूसरे को जानता है, तो समाज का लिहाज होता है। लेकिन वही लिखा हुआ है, मोर कॉमन, जो कि ज्यादा कॉमन है इन ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटी, वैसे सोसाइटी जहां पे ट्रेडिशन को बहुत महत्व दिया जाता है, गांव का, जो इस पैसेज में लिखा हुआ है। बट मोर फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, लेकिन अगर नियंत्रण से फ्रीडम मिलेगा तो प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्रीडम टू डेविएट, तो भटकने का भी रास्ते चांस, उसकी भी स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब आप आराम से बना लेते हो। अर्बन कैरेक्टरिस्टिक का क्या वहां पे सोशल कंट्रोल कम फोर्सफुल होता है। टाइटल क्या है? सिर्फ उसने गांव और शहरों के विभाजन की बात नहीं की है, उसने मेन टारगेट किया है कि अर्बन लाइफ में खतरा कौन कौन से होते हैं, और सिर्फ क्राइम की चर्चा नहीं की है कि हम सिर्फ क्राइम लें। और उसने ये नहीं कहा है कि गांव का लाइफ, उसने ये आकर्षण नहीं दिखाया है। और आप अगर देखो तो रैम्पेंट का अगर एंटोनिम अपोजिट देना है तो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, क्योंकि अनइनहिबिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब उसका सिनोनिम है। और यहां देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, वहां पे सोशल कंट्रोल अच्छा होता है।
दे प्रोवाइड लेस फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल इन मेनी सर्कमस्टांसेस, वहां पे रेस्ट्रेंट ज्यादा होता है। द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी, पैसेज का जो ऑथर है वो क्या है? आपका ये चीज यहां से दो क्वेश्चन आ रहे थे, आप ध्यान दीजिए अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो। आई जो है योर मार्केट फ्रेंडली, जब वो जो लेखक है, ऑथर है, जब वो अपने दोस्त से मिला जो एक मैंडरिन था, मैंडरिन बोलते हैं कोई किसी भी डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स को मैंडरिन कहा जाता है। जब वो मिला तो उसने कहा, उसने पूछा कि तुम्हारा पीएचडी आईआईटी कैसे चल रहा है, हाउ इज आईआईटी डूइंग? तब उसने कहा कि बहुत नॉट सो वेल एक्चुअली, योर मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज हैव फोर्स्ड अस, तुम्हारे पॉलिसी ने हमको मजबूर कर दिया है कि फी हम बढ़ाएं। मतलब ये आईआईटी में काम कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा था वो। और दूसरा, सो वी हैव 50% फ्यूअर पीएचडी एप्लीकेंट्स, इसलिए हमारे यहां पीएचडी के एप्लीकेंट्स भी कम आए हैं। अब ये तुम्हारे दो क्वेश्चन तो इसी में आ गए, दो क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे आ गया, एक यहां और दूसरा तुम्हारा अगर यहां देखो, यहां पे अकॉर्डिंग टू द ऑथर द यूएस पॉलिसी मेकर्स कंसीडर एजुकेशन एज अ, और ये साफ साफ लिखा हुआ है, पॉलिसी मेकर्स इन द यूएस प्लेस्ड ऑन हायर एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर अपवर्ड मोबिलिटी फॉर द पुअर, गरीबों के लिए उनके उन्नति का वो माध्यम मानते हैं। और अगर आप यहां देखिए तो साफ साफ एकदम क्लियर आपका 44 का आंसर बी चला जाएगा, मीन्स फॉर अचीविंग अपवर्ड मोबिलिटी फॉर द पुअर। एंड पॉलिसी मेकर्स एजुकेशन को नॉन मेरिट करते हैं। आप अगर वो देखिए तो 45 का द टेंडेंसी टू व्यूइंग एवरीथिंग एज अ मेयर कंज्यूमर प्रोडक्ट, आप जरा देख लीजिए नॉन मेरिट कमोडिटी। वर्दीज who look at everything as a consumer products classify higher education as a non merit, जो हर चीज को एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट मानते हैं। तो तुम्हारा आंसर एकदम क्लियर है। मैंने कंप्रीहेंशन भी, क्लोज टेस्ट भी, हर क्वेश्चन को ट्राई किया। आप बताइए थोड़ा, आज जो लोग 27 नंबर भी देखेंगे इस सेट को, बताइएगा कि मेरे एफर्ट में चूक कहां हुई है, कमी कहां हुई है, बताइएगा जरूर, और मुझे और क्या करना चाहिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।